बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक उपभोक्ता जब अपनी आय का जो रेस्ट ऑफ अमाउंट होता है, यानी जो उपभोग के बाद बचा हुआ पार्ट होता है, या तो उसे बचत करता है, बचत के रूप में रख लेता है, या तो निवेश के रूप में बाजार में लगा देता है। ठीक है, तो इन दो यानी उपभोग के बाद जो आपकी रेस्ट ऑफ इनकम बची है, जो आपके पास रेस्ट ऑफ इनकम है, उसको आप क्या कर रहे हो? आप बचत कर रहे हो कि निवेश कर रहे हो? तो इन दोनों बिंदुओं पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे निवेश क्या है। तो निवेश अर्थव्यवस्था में वास्तव में उत्पादक प्रक्रिया में अपनी पूंजी लगाना होता है। जब कोई उत्पादन प्रक्रिया में अपनी हम पूंजी लगाते हैं, तो इस प्रक्रिया को निवेश कहते हैं, ताकि हमको पुनः आय प्राप्त हो सके। पुनः आय अगर हम प्राप्त हो सके, तो इस प्रक्रिया को हम लोग निवेश कहते हैं। तो क्लियर है कि जहां पर प्रोडक्टिव यानी उत्पादक प्रक्रिया है या उत्पादन क्रिया है, वहां पर यदि हम अपनी पूंजी लगाते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग निवेश कहते हैं। और निवेश आपकी आय को बढ़ाता है, यानी पुनः आय प्रदान करता है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो निवेश होता है, वो वास्तव में आपकी आय का यानी पुनः प्राप्त होने वाली आय का या लाभ का फलन होता है। आप याद रखना, जब भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पैसे के इन्वेस्टमेंट से आप चाहते हैं कि मुझे पुनः आय अच्छी प्राप्त हो या मुझे लाभ अच्छा प्राप्त हो। आपके दिमाग में यही बात तो होती है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया, तो आप चाहते हो कि मुझे रिटर्न अच्छा मिले, अर्थात मुझे पुनः आय जो प्राप्त हो वो अच्छी मिले, जिसको हम लोग लाभ कहते हैं। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि निवेश जो होता है वो आय पर निर्भर करता है, और अर्थव्यवस्था में यदि आय या लाभ, मैंने दो वर्ड यूज किया है कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इनकम ऑब्लिक प्रॉफिट। ये इनकम ऑब्लिक प्रॉफिट का तात्पर्य होता कि यदि अर्थव्यवस्था में आपकी आय या लाभ लगातार बढ़ता चला जाता है, तो आप लगातार निवेश भी बढ़ाते चले जाते हो। क्लियर है? और अगर आपकी आय या निवेश कम होता चला जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की आपकी इनकम या प्रॉफिट अगर कम होता है, तो आपकी निवेश भी कम हो जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में निवेश की जो दर है, निवेश की दर अर्थव्यवस्था में लाभ की दर या आय की वृद्धि दर पर निर्भर करता है। यदि लाभ या आय की वृद्धि दर ज्यादा है, तो आपकी निवेश की दर भी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार अर्थशास्त्रियों ने यह व्यक्त किया कि अर्थव्यवस्था में यदि लाभ या आय का हिस्सा शेयर लगातार बढ़ता चला जाता है, तो लोग उस प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं। लेकिन अगर उनका लाभ या आय की दर कम हो जाती है, तो उस प्रोजेक्ट में पैसा फिर वो लोग नहीं लगाते। तो अर्थशास्त्रियों ने डिसाइड किया कि जो निवेश होता है, वो वास्तव में दो वेरिएबल मुख्य है, लाभ की दर या आय की दर पर निर्भर करता है। आप भी खेत में लगाते हो पैसा, लेकिन अगर आप देखते हो कि इस पे लाभ की दर या आय की दर कम है, तो आप उस पर अगली बार से निवेश नहीं करते हो। तो इस प्रकार एक प्रोड्यूसर, एक इन्वेस्टर अर्थव्यवस्था में देखता है कि लाभ की दर क्या है, आय की दर क्या है, उसके आधार पर निवेश से संबंधित निर्णय लेता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि निवेश जो होती है वो लाभ या आय की दर पर निर्भर करता है, ये बात तो कंफर्म हो जाती है। ओके, इन्वेस्टमेंट इट विल बी डिपेंड अपॉन प्रॉफिट रेट और इनकम रेट, यानी जो रिटर्न इनकम मिलती है उस पर डिपेंड करती है। ये निवेश हमने कंफर्म कर दिया। निवेश जो है वो वास्तव में दो प्रकार का होता है। इन्वेस्टमेंट को अर्थशास्त्रियों ने दो पार्ट में बांटा। पहले पार्ट को उन्होंने IA नाम दिया और दूसरे पार्ट को इन्होंने IY नाम दिया। प्रथम पार्ट को इन्होंने स्वायत्त निवेश का नाम दिया, स्वायत्त निवेश की संज्ञा दिया, और दूसरे निवेश को इन्होंने प्रेरित निवेश की संज्ञा दिया, प्रेरित निवेश का संज्ञा दी। ठीक है, उन्होंने अर्थव्यवस्था में बाय नेचर दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट पाया,
स्वायत्त निवेश पर अगर हम चर्चा करते हैं तो स्वायत्त निवेश वो निवेश होती है, ऐसा निवेश जो आय या लाभ की प्रत्याशा से, इनकम और प्रॉफिट रेट से डिपेंड या डिटरमाइंड ना हो। आपने कहा सर अभी तो आपने निवेश की डिफिनेशन ऊपर बताई कि ऐसा निवेश जो लाभ एवं आय की दर पर निर्भर करता है वो निवेश होता है। अब आप कह रहे हैं कि स्वायत्त निवेश वो निवेश होता है जो आय तथा लाभ की वृद्धि दर पर निर्भर नहीं करता, चाहे आय बढ़े चाहे घटे। अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश जो होता है उसका मान स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, इसलिए इसे स्वतंत्र निवेश भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और अधिकतर इस प्रकार का निवेश जो होता है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। अधिकतर गवर्नमेंट जब भी निवेश करती है, आप देखे होंगे स्कूल खोलती है, आप देखे होंगे हॉस्पिटल खोलती है, आप देखे होंगे कॉलेज खोलती है, आपने देखा होगा रोड बनाती है, वो कहीं पर भी लाभ की प्रत्याशा या रिटर्न इनकम की प्रत्याशा नहीं रखता है। क्या है? तो इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अधिकतर गवर्नमेंट द्वारा किया जाता। जब किसी व्यक्ति या संस्था या सरकार का उद्देश्य वेलफेयर मैक्सिमम करना होता है, कल्याण को अधिकतम करना होता है, तो वहां पर स्वायत्त निवेश किया जाता है। तो स्वायत्त निवेश वास्तव में कल्याण की अवधारणा जब आपके अंदर छुपी होती है, सरकार कल्याण की अवधारणा रखती है और सरकार क्या करती है, आपके गांव में रोड बना देती है। आपने देखा होगा, आपने रोड से 1 रुपया टैक्स आपसे नहीं लेती है और लगभग 20 लाख 30 लाख की रोड बना करके छोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद मेंटेन करती है। तो ये एक प्रकार का स्वायत्त निवेश है ताकि गांव वाले व्यक्ति उसका लाभ उठा सके और उनका आर्थिक कल्याण बढ़े। तो जब आपका उद्देश्य या टारगेट अर्थव्यवस्था में वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन करना होता है तो वहां पर आप स्वायत्त निवेश की प्रक्रिया को अपनाते हो। तो इसीलिए स्वायत्त निवेश वो निवेश होता है जो अर्थव्यवस्था में लाभ की दर, ठीक है, लाभ की दर या आय की दर पर निर्भर नहीं करता। आप याद रख लेना। ठीक है, लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति भी कभी कभी स्वायत्त निवेश कर देता है। अरे दे दो भाई साहब, इसको, ये बेचारा बहुत वीक फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी फीस चलो सबमिट कर देते हैं। वो आपकी लाभ की प्रत्याशा नहीं है। ठीक है, जब आपने ऐसा कोई काम कर दिया तो वो निवेश आपका कल्याण के लिए गया। तो जब अर्थव्यवस्था में हमारा निवेश, ठीक है, हम ऐसा निवेश करते जिसमें हम लोग वेलफेयर एक्सपेक्टेड करते हैं, लाभ नहीं एक्सपेक्टेड करते हैं, तो वो निवेश आपका स्वायत्त निवेश या स्वतंत्र निवेश से जाना जाता है। तो डिफिनेशन देखिए, स्वतंत्र निवेश या स्वायत्त निवेश, जिसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तात्पर्य ऐसे निवेश से जो आय में कमी या वृद्धि, चाहे अर्थव्यवस्था में उस प्रोजेक्ट से हमको कमी हो रही हो चाहे वृद्धि हो रही, बावजूद भी एक समान स्थिति में बना रहता है। आप देखे होंगे लगातार पहाड़ में पलायन होता जा रहा है, सरकार लगातार रोड बनाती चली जा रही है। आप देखिएगा रोड की कॉस्ट हर साल सरकार लगातार प्रोजेक्ट बढ़ाती जा रही है। सरकार हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ द हॉस्पिटल्स पहाड़ पे बढ़ाते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेज बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये कहीं पर इनका उद्देश्य लाभ प्रत्याशा नहीं है, बल्कि लोगों का वेलफेयर मैक्सिमम करना चाहते हैं, कल्याण मैक्सिमम करना चाहते हैं। वहां पर जब ये उनके पास एक प्रकार से टारगेट जब कल्याण बन जाता है तो अर्थव्यवस्था में जो इस टारगेट को, वेलफेयर को सोच करके निवेश किया जाता है, जब आय में कमी हो या वृद्धि हो, जब आप उससे रिटर्न की प्रत्याशा नहीं करते हैं, तो वहां पर जो निवेश होगा वो स्वायत्त निवेश के नाम से जाना जाता है। और इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में एक निश्चित गति से स्वायत्त निवेश बढ़ता। ऐसा नहीं है कि इस एरिया से, अल्मोड़ा एरिया से, पिथौरागढ़ एरिया से हमें ज्यादा इनकम मिल रही है, ज्यादा टैक्स मिल रहा है, ज्यादा पॉपुलेशन है, एक काम करते हैं यहाँ पर ज्यादा हॉस्पिटल खोल दे। नहीं, गवर्नमेंट एक पॉलिसी के अनुसार कि समाज के सभी व्यक्तियों को हमें कल्याण पहुंचाना है। तो अगर किसी ऐसे क्षेत्र जहां पर पॉपुलेशन कम है तो वहां पर ऐसा नहीं कहेगी कि नहीं हम पॉलिसी नहीं बनाते। उनका टारगेट होता अगर एक व्यक्ति भी है तो उसके कल्याण को अधिकतम करना, और उसके लिए सरकार बिना लाभ की प्रत्याशा के जो निवेश कर देता है उसे हम लोग स्वायत्त निवेश की संज्ञा देते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन, जब ऐसा निवेश जिसमें के पीछे
आपका उद्देश्य लाभ या हानि ना छुपा हो, उसे हम स्वायत्त निवेश कहेंगे। शायद आपके माँ बाप भी आप पर स्वायत्त निवेश ही कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम पे कर रहे हैं, वो हमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं कि ये इनकम अर्न करेगा तो हमें देगा, वो ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इसका वेलफेयर मैक्सिमम हो जाएगा, ये लाइफ में हैप्पी रहेगा। इसलिए वो लोग आप पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आप एक अच्छी जॉब पा सको और अपनी हैप्पी लाइफ को आप जी सको। उनको ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आप हमें रिवॉर्ड दे दो, वापस हमको पैसा दे देना, कभी नहीं बोलेंगे। तो उनके द्वारा किया गया निवेश भी स्वायत्त निवेश की श्रेणी में आता है। चलिए, कीन्स ने अपने आय व्यय के दृष्टिकोण में, ठीक है, आपने आय व्यय के दृष्टिकोण अथवा आय गुणक मॉडल में स्वतंत्र निवेश की धारणा का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आय बेलोज होता है। आय बेलोज का तात्पर्य होता है कि स्वायत्त निवेश वो निवेश होता है जो आय बेलोज होता है, आय में चाहे बढ़ोतरी हो चाहे घटोतरी हो, वो स्वायत्त निवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्वायत्त निवेश में सरकार ने कहा कि मुझे पिथौरागढ़ में एक एम्स का टक्कर का हॉस्पिटल देना या एक एम्स देना है, तो आय बेलोच है, वहां से इनकम आए चाहे ना आए, अब गवर्नमेंट उसको लगा देती है। ठीक है, तो ये आय बेलोच होती, ये नहीं होती कि जिस एरिया से मुझे ज्यादा इनकम जनरेट हो रही, ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रही है, वहां पर हम स्वायत्त निवेश करेंगे। इसीलिए इस प्रकार के निवेश को आय बेलोच इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इनकम इन इलास्टिक या प्रॉफिट इन इलास्टिक इन्वेस्टमेंट की संज्ञा दी जाती। एग्जाम में पूछा था ये पॉइंट। कौन सा ऐसा निवेश है जो आय बेलोच है? आय बेलोच या लाभ बेलोच हो, कौन सा है? तो आप कहेंगे स्वायत्त। तो स्वायत्त निवेश वो निवेश होता है जो आय बेलोच होता है। इसे बहिर्जात घटक किसी नव प्रवर्तन, देखो एक होता है एंडोजेनियस फैक्टर। एंडोजेनियस फैक्टर जो होता है वो आंतरिक रीजन होता है, जैसे लाभ या आय। एक होता है एक्सोजेनियस वेरिएबल। एक्सोजेनियस वेरिएबल ऐसा तत्व जो ऊपर से प्रभाव डालता है। जब सरकार ब्रॉड लेवल पर सोचती कि नहीं यार, इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, चलो इसको डेवलपमेंट करते हैं, तो बहिर्जात घटक इसको निर्धारित करते हैं। अंतर्जात घटक कौन कौन से हैं? लाभ है, आय है। तो जब लाभ आय उनकी प्रत्याशा हो जाती है तो आप क्या कहोगे? अंतर्जात। ये अंतर्जात है। लेकिन आप लोग दो प्रकार के इसमें स्टूडेंट होंगे। एक, स्वयं के लिए आप ये क्लास कर रहे होंगे ताकि मेरी फैमिली अच्छी से चले, ठीक है, ये है अंतर्जात। यानी आपके परिवार को और अपने आप को, नहीं सॉरी, अपने आप को आप सोचते हैं कि मैं अच्छी लाइफ, हैप्पी लाइफ जी सकूं, इसलिए इसको अंतर्जात कहते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मेरा परिवार जो बसेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरा एक इसी में स्टूडेंट वर्ग होगा, वो सोचता है कि मेरी फैमिली तो डेवलप होगी, बट मैं सोसाइटी के लिए कुछ नया करके जाऊंगा। आप में दो व्यक्ति होते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति। एक व्यक्ति नॉलेज के बाद एक अच्छे टीचर बनकर के समाज की सेवा करना चाहते हैं, दूसरा अपनी सेवा खुद करना चाहते हैं। तो स्वायत्त निवेश में अपनी खुद की सेवा वाला जो तत्व होता है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। तो उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट जब हम सरकार करती है तो सरकार कभी ये नहीं सोचती कि मुझसे इससे लाभ मिलेगा कि नहीं, बल्कि एक्सोजीनियस वेरिएबल, बहिर्जात तत्व, जैसे कि उस एरिया के लोगों का भला हो जाएगा, उस एरिया के लोगों में बहुत अधिक अशिक्षितता है, लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं, इनकम लेवल कम है, इस एम्स में आएंगे, अपना बेस्ट इलाज करा के जाएंगे। तो जब अर्थव्यवस्था में अंतर्जात कोई चर आपको प्रेरित करे, ठीक है, तो वो अंतर्जात वृद्धि आपको प्रेरित ना करे, ठीक है, वो आपका स्वतंत्र निवेश वो होता है जहां पर लाभ तथा आय की प्रत्याशा ना हो, ठीक है। अन्य घटक के कारण, अन्य किसी नव प्रवर्तन, आविष्कार, जनसंख्या, श्रम शक्ति की वृद्धि, अनुसंधान, सामाजिक तथा कानूनी संस्थाएं, मौसम परिवर्तन, युद्ध क्रांति इत्यादि प्रभावित करते हैं, परंतु मांग में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, अर्थात इंडोजीनियस वेरिएबल से प्रभावित नहीं होता, अर्थात अपने खुद के, यानी खुद के चर से परिवर्तित ना होकर के बाहरी चर से, बाहरी तत्वों द्वारा परिवर्तित होता है। अब बाहरी तत्व में हरदम वेलफेयर का जो तत्व होता है वो छिपा रहता है, ये आप याद रखना।
कल्याण का तत्व जब आपके अंदर आ जाएगा तो समझ जाना कि आप एक्सोजीनियस हैं और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो वास्तव में समाज की वृद्धि के लिए है। ये स्वतंत्र निवेश, ठीक है। तो स्वतंत्र निवेश या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वास्तव में, फिर से अब इकोनॉमिक्स की भाषा में आ जाओ, ये सब मैंने जो बताया था ये अप्लाइड था, अप्लाइड नहीं, ऐसा निवेश जो लाभ या आय की प्रत्याशा से निर्धारित ना हो उसे हम स्वतंत्र निवेश कहेंगे। सिंपल सी एक परिभाषा आप समझ के रखना, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा, ऐसा निवेश जो लाभ तथा आय की प्रत्याशा से निर्धारित ना हो उसे हम स्वतंत्र निवेश कहेंगे। चलिए डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में मैंने आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आधार अक्ष पर हरदम स्वतंत्र चर को रखते हैं। यहाँ पे स्वतंत्र चर क्या है? स्वतंत्र निवेश है ना, स्वतंत्र निवेश है। और स्वतंत्र आपका, हाँ, स्वतंत्र निवेश है तो स्वतंत्र निवेश को, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को IA से, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, ए का तात्पर्य क्या होता है? ऑटोनोमस। और यहां पर हम ले लेते हैं लाभ की दर, लाभ की दर एंड आपके पास क्या होता है, सॉरी हमने उल्टा कर दिया, देखिए लाभ की दर आपका क्या हो जाएगा, आपका लाभ, यहाँ पे ये स्वतंत्र निवेश आपका, देखिए स्वतंत्र ये चर है तो लाभ की दर आपका नीचे होगा, लाभ की दर ऑब्लिक आय हमने नीचे ले लिया क्योंकि स्वतंत्र चर है। इस पर आश्रित चर क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त निवेश है, ये रहेगा। आप क्लियर कर लेना, स्वतंत्र चर हरदम आधार अक्ष पर रहता है और आश्रित चर हरदम लंब अक्ष पर रहता है, केवल मांग और मूल्य सिद्धांत को छोड़ दो। मांग और मूल्य सिद्धांत पे उल्टा हो गया था। हमने अभी बताया कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉफिट रेट और इनकम रेट, इनकम इंक्रीजिंग रेट। तो देखिए ये आपका क्या है? स्वतंत्र चर है स्वतंत्र चर, तो इसको मैंने आधार अक्ष पर ले लिया, ठीक है। यही गलतियां हम लोग बहुत एग्जाम्स में करते हैं। और देखो जैसे मैं मुझसे थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हुई इतने साल प्रैक्टिस के बाद भी, तो आप लोग कितना ना करते होंगे। तो आप दिमाग में बैठा लेना कि सर ने बताया था कि स्वतंत्र चर हरदम आधार अक्ष पे रहेगा और आश्रित चर जो होता है वो हरदम लंब अक्ष पर रहेगा, और आश्रित चर यहाँ पर स्वायत्त निवेश है। देखिए जब लाभ की प्रत्याशा कितनी है? 0 है, तो निवेश सरकार ने कितना कर दिया? 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। अब उस एरिया से देखिए लाभ मिलने लगा, मान लीजिए 50 लाख रुपए लाभ आ गया, फिर भी सरकार कितना निवेश कर रही है? 100 करोड़ रुपए। उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इकोनॉमी में 100 लाख रुपए लाभ आने लगा, फिर भी सरकार कितना निवेश कर रही है? 100 करोड़ रुपए। अब देखिए कितना हो गया, मान लीजिए 150 हो गया लाभ की दर, इनकम, यानी 150 लाख रुपए आने लगा, फिर भी सरकार निवेश उतना करती है। तो स्वायत्त निवेश रेखा आधार अक्ष के समांतर होती है और अधिकतर इस प्रकार का निवेश, अधिकतर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मोस्टली, कभी कभी कुछ व्यक्ति भी होते हैं जो समाज में स्वायत्त निवेश करते हैं। आपने देखा होगा, आपके साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े होंगे जो निस्वार्थ रूप से आपके साथ आपकी लाभ या प्रत्याशा नहीं देखते कि मुझे रिवार्ड रिटर्न करेगा नहीं। तो मैंने क्या बोला, अधिकतर गवर्नमेंट क्या करती है, समाजवादी कल्याण जो अर्थव्यवस्था होती है वहां पर जो निवेश किया जाता है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो अधिकतर स्वायत्त निवेश ही होता है, ये याद रखना, ठीक है। और वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश का अधिकतर अभाव पाया जाता है। तो क्लियर है कि स्वायत्त निवेश में लाभ की दर लगातार बढ़ती चली गई है, लेकिन निवेश का मात्रा सदैव जब समान रहे तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग स्वायत्त निवेश की संज्ञा देते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अब हमारे पास आता है दूसरा पॉइंट, आता है प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश नाम से स्पष्ट है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसा निवेश, वही डिफिनीशन, ऐसा निवेश जो लाभ तथा आय की प्रत्याशा पर निर्भर करे, यानी लाभ पर निर्भर करे या आय पर निर्भर करे, उस निवेश को हम लोग प्रेरित निवेश कहते हैं। और अधिकतर निजी व्यक्ति या व्यक्तिगत व्यक्ति लोग, जो निजी कंपनियां होती है, प्राइवेट सेक्टर होता है, अधिकतर वो सेक्टर इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करता है। आपने देखा होगा जहां पर लाभ ज्यादा है तुरंत प्राइवेट सेक्टर एंट्री मार जाता है,
क्यों? लाभ की दर अच्छी है तो निवेश की दर भी अच्छी होगी, लाभ की दर कम अच्छी है तो निवेश की दर भी कम अच्छी होती है। तो इस प्रकार प्रेरित निवेश वो निवेश होता है जो लाभ या आय की दर पर निर्भर करता है। समाज में आय या लाभ की दर जितनी अधिक होगी, निवेश की दर भी उतनी अधिक होगी। तो प्रेरित निवेश वो निवेश है जो आय अथवा लाभ, देखो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, एग्जाम में मत भटक जाना। अगर एग्जाम में आ जाता प्रेरित प्रेरित निवेश किसका फलन है या प्रेरित निवेश किसके द्वारा निर्धारित होता है, एक ऑप्शन आ जाए आय, दूसरा आ जाए उपभोग, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ जाए बचत, चौथा ऑप्शन आ जाए आपका क्या कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, सर ने तो लाभ बताया था, अरे मैं आय भी आपके साथ बोल रहा हूं, आप याद रखना आय अथवा लाभ या दोनों। ठीक है, तो प्रेरित निवेश जो होता है वो आय पर निर्भर करता या लाभ की दर पर निर्भर करता, दोनों में से एक हो सकता है, दोनों हो सकता है, कि राशि द्वारा नियंत्रित किया जाता। अर्थात उच्च लाभ, जब ऊंचे लाभ प्राप्त होते हैं तो उच्च निवेश होता है, लोग ज्यादा निवेश करते हैं। इसके विपरीत जब लाभ नीचे होते हैं तो निवेश नीचे हो जाता है। स्वायत्त निवेश, अभी हमने देखा स्वायत्त निवेश क्या था, वो निवेश जो आय या लाभ की स्तर पर से स्वतंत्र था, अर्थात लाभ आय बढ़े या ना बढ़े, लाभ बढ़े या ना बढ़े, उस पर निर्भर नहीं करता था। आय में किसी भी प्रकार का बदलाव से प्रेरित नहीं होता था। क्लियर हो गया दोनों डिफिनेशन। प्रेरित निवेश आय तथा लाभ पर निर्भर करता है और अधिकतर निजी क्षेत्र या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिकतर प्रेरित निवेश ही करती है। ठीक है, डायग्राम क्या होता है, ये मूल बिंदु से जाता है। प्रेरित निवेश जो होता है आई वाई, ये कहां से जाता है, ये मूल बिंदु से जाता है पी एंड वाई। आई वाई इज द फंक्शन ऑफ पी ऑब्लिक वाई। एग्जाम में आपको ये भी लिखा आ सकता है आई वाई इज द फंक्शन ऑफ पी लिखा हो सकता है, समझ जाना लाभ की दर पे है। आई वाई इज द फंक्शन ऑफ आपका इनकम पे, इट विल बी आल्सो। ओके, दोनों का मतलब सेम है, ये बस समझ जाना कि सर ने एक बताया था दूसरा नहीं बताया था, आप कंफ्यूज मत हो जाना। आय लाभ की दर या आय की वृद्धि दर पर निर्भर करता है प्रेरित निवेश। ठीक है, इन सिंबल्स को जैसे आई वाई मैंने यूज किया, कुछ अर्थशास्त्री अलग प्रयोग करते हैं, आप उसका इंग्लिश जरूर देखना, कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जरूर लिखा होगा। ठीक है, जब देखिए लाभ की दर शून्य है तो प्रेरित निवेश शून्य, आधार अक्ष पे क्या रखेंगे, आधार अक्ष पर आपने कहा आय की दर, आय या लाभ की वृद्धि दर को आप रखोगे ना। ठीक है, और ऊपर रखोगे आप प्रेरित निवेश को रखोगे। क्लियर है, देखो जब आय या लाभ की दर शून्य है तो प्रेरित निवेश का मान शून्य है। जब आय तथा आय की दर या लाभ की दर बढ़ करके y/P1 हो जाती है तो आप देख सकते हो कि हमारे पास प्रेरित निवेश का मान आई वाई का मान 1 हो जाता है और हम अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पर आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था में जब हम लोग हमारे पास लाभ की दर बढ़ करके या आय वृद्धि की दर बढ़ करके इतना हो जाती है, कितना y/P2 हो जाती है, यानी आय बढ़ गई या लाभ बढ़ गए, मैंने दोनों एक साथ डिनोट कर रहा हूं। तो हमारे पास अर्थव्यवस्था में प्रेरित निवेश भी बढ़ करके IY2 हो जाता है ना, देखिए निवेश बढ़ गया एंड वी कम एट पी पॉइंट। इसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में आय तथा लाभ की दर बढ़ करके 3 हो जाती है, देखिए तो अर्थव्यवस्था में प्रेरित निवेश का मान भी बढ़ करके कितना हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में आय या लाभ की दर बढ़ती जाती है, जब लाभ की दर या आय की दर बढ़ती जाती है, देखिए लगातार बढ़ती गई तो प्रेरित निवेश का मान भी लगातार बढ़ता जाता है, इसलिए प्रेरित निवेश रेखा धनात्मक ढाल की पाई जाती है, धनात्मक ढाल की पाई जाती है जो मूल बिंदु से निकलती है। लेकिन स्वायत्त निवेश जो होता है मूल बिंदु से नहीं निकलता बल्कि वाई एक्सिस से निकलता, आपने देखा रहेगा। क्लियर है, तो ये आपका हुआ प्रेरित निवेश। दोनों निवेश को जोड़ दीजिए, स्वायत्त निवेश प्लस प्रेरित निवेश, आप इन दोनों निवेश को जोड़ दीजिए तो आपको कुल निवेश प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुल निवेश, देखिए इसको लाभ तथा आय से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है। ठीक है, आप दो दोस्त चल रहे हो, एक दोस्त को मेला देखने से मतलब नहीं है, दूसरा दोस्त को मेला देखना बहुत पसंद है तो दूसरा दोस्त ही लीड करने लगता कि नहीं, भैया तुमको मतलब नहीं तो चलो अच्छा मैं बताता हूँ मुझे क्या क्या पसंद है, चलो मैं झूला देखने चलता हूँ। तो जब आई ए लाभ तथा आय की दर से निर्धारित नहीं होता तो कुल
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, लाभ की दर तथा आय की दर थी, इससे निर्धारित होने लगा। तो आई वाई जो होता है इट इज फंक्शन ऑफ, देखिए आई इज द फंक्शन ऑफ लाभ की दर या आय की दर, ये इसका फलन होगा कुल निवेश। तो कुल निवेश यदि लाभ की दर बढ़ेगी तो कुल निवेश बढ़ेगा, और लाभ की दर या आय की दर घटेगी तो कुल निवेश घटेगा। तो इस प्रकार ये दोनों निवेश यानी स्वायत्त निवेश तथा प्रेरित निवेश के योग से हम कुल निवेश को प्राप्त कर सकते हैं। डायग्राम देखिए, ये लंब अक्ष से निकलेगा, ये आपका स्वायत्त निवेश है आई ए ना, और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड आई वाई है। ओके, तो इस प्रकार देखिए जब लाभ की दर कितनी हो जाती है y1, लाभ की दर या आय वृद्धि की दर y1 है, ओ y1 है, ये लाभ की दर या आय वृद्धि की दर है, तो अर्थव्यवस्था में कुल निवेश की कितना है y1 a1 है ना कुल निवेश, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। क्यों, किसी से स्वायत्त निवेश तथा प्रेरित निवेश, और नहीं इसके पहले प्रेरित निवेश कहां से था, ओरिजिन से गया था। तो देखिए ये प्रेरित निवेश रेखा जो हल्की डॉटेड में रेड लाइन खींच रहा हूं, ये देखिए शिफ्ट होकर के ऊपर चली गई। क्यों, क्योंकि कुल निवेश की हम बात कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था में जब लाभ की दर ओ y1 है तो कुल निवेश आपका y1 a1 है। जब अर्थव्यवस्था में कुल आय बढ़कर के y2 हो जाती है, ओ y2 हो जाती है, अर्थव्यवस्था में लाभ की दर या आय बढ़कर के ओ y2 हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप कुल निवेश बढ़कर के कितना हो जाता है, आपका y2 a2 हो जाता है। देखिए कुल निवेश बढ़ गया। तो इस प्रकार जैसे जैसे लाभ की दर बढ़ती जाएगी, कुल निवेश का मान भी लगातार बढ़ता चला जाता है। तो आपने ये टॉपिक आपने देखा कि कुल आपका स्वायत्त निवेश क्या है, प्रेरित निवेश क्या है तथा कुल निवेश क्या है, तथा ये किसका फलन है, आपने देख लिया। यही है निवेश टॉपिक। तो मैंने निवेश, आपका पहला पार्ट निवेश मैंने समाप्त कर दिया। अब हम लोग चर्चा जो करने जा रहे हैं वो है सेविंग, बचत। अब हमारा इसी का दूसरा पहलू हम लेकर के चल रहे हैं, बचत। हम कहते हैं मेरे पास कुछ इनकम होती है, इनकम में से यदि उपभोग को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या बचेगी, बचत। मेरे पास जितनी इनकम में से है उसमें से कुल व्यय को माइनस कर दूं तो मुझे क्या बचेगी, आपको सेविंग बचेगी। तो बचत प्राप्त करने के लिए या किसी उपभोक्ता की बचत, आय में से उपभोग को घटाने पर जो बचता है उसे हम लोग बचत की संज्ञा देते हैं। ठीक है, आय उपभोग व्यय को घटाने पर, आय उपभोग व्यय को घटाने के पश्चात जो शेष बचता है उसे बचत कहती है। अभी मैंने ऊपर बताया कि बचत जो होती है, सेविंग्स जो होती है, इनकम से उपभोग को माइनस कर दीजिए, इनकम से उपभोग को माइनस कर देंगे तो आपको बचत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आय और बचत के बीच संबंध को बचत प्रवृत्ति कहते हैं। व्हाट इज सेविंग प्रोपेंसिटी, सेविंग प्रोपेंसिटी क्या है, हमारे बचाने की आदत, यानी रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इनकम एंड सेविंग के बीच के जो संबंध है उसको हम लोग बचत प्रवृत्ति की संज्ञा देते हैं। बचत आय पर निर्भर करती है, अगर आपकी आय ज्यादा है तो आपकी बचतें ज्यादा होंगी, और तो यानी बचत जो होती है इट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। आप कह सकते हो कि जो हमारी बचत है वो हमारी आय का फलन है। आप जानते हो अगर आपके पास आय शून्य है तो आपकी बचत भी शून्य हो जाएगी नहीं। तो और अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपकी बचतें भी ज्यादा हो जाएगी। अर्थात आय तथा सेविंग के बीच में, बचत के बीच में धनात्मक सा संबंध पाया जाता है। तो आय बढ़ने पर बचत बढ़ती है तथा आय घटने पर बचत भी घटती जाती है, ये यूनिवर्सल ट्रू है। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब एक चीज आप विश्वास, ये बिलीव करिए कि जो सेविंग्स होती है वो कैसे आपने निकाला, सेविंग निकालने के लिए आपने इनकम में से उपभोग को घटा दिया। ठीक है, अब मैंने बात किया कि मान लीजिए आपकी इनकम 0 है तो आपको कुछ ना कुछ तो उपभोग करना होगा, तो क्या करोगे, या तो पड़ोसी से उधार लोगे पैसा, पड़ोसी से उधार लोगे। अगर मान लीजिए इफ y का मान 0 है, मान लीजिए इनकम आपकी 0, आप आज आपके पास पैसे नहीं है, तो आप तो खाना खाओगे ना, आपको सब्जी चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो इस उपभोग को मेंटेन करने के लिए आपने पड़ोसी से उधार लिया।
पड़ोसी से कितना उधार लिया? जितना आपको न्यूनतम आवश्यकता एक दिन की है उतना तो आप लोगे लो ना। तो मान लीजिए आपने कहा पड़ोसी की, सर मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, कम से कम खाने के लिए 100 रुपए दे दो, जब होगा मैं लौटा दूंगा। तो ये पड़ोसी से जो पैसा लेते हो ये क्या कहलाता है? डिस सेविंग कहलाता है, बचत कहलाती है। बचत कहलाएगी कि नहीं? बचत या ऋणात्मक बचत कहलाएगी? बोलो सही बात है कि नहीं? ये ऋणात्मक बचत है आपकी, इसको डिस सेविंग कहते हैं। तो कोई व्यक्ति, जब जिस व्यक्ति की इनकम शून्य होती है लेकिन वो उपभोग हरदम धनात्मक होता है। आपको पर डे आपकी इनकम हो चाहे ना हो, बट आपको उपभोग संपन्न करना है। तो आपकी प्रारंभ में जब इनकम शून्य, आपकी इनकम शून्य होती है तो आपको प्रारंभ में डिस सेविंग प्राप्त होती है, आपको निगेटिव में आप रहते हो। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है डिस सेविंग आपकी जीरो हो जाती है। चलिए, जितना पैसा हमने कमाया है, आपको मान लीजिए कोई जॉब मिल गई है, उस जॉब में 200 रुपए आपने काम किया, 100 रुपए पड़ोसी का वापस कर दिए, 100 रुपए का आपने खाना खा लिया, 200 रुपए आपने इनकम अर्न तो किया, उपभोग पर खर्च कर दिया, सेविंग आपका यहाँ पे जीरो हो जाता। कोई बात नहीं, सेविंग जीरो हो गई लेकिन डिस सेविंग नहीं हुई। तो इसी को मैं एग्जाम्पल में आपके साथ करता हूँ। मान लीजिए आपके पास इनकम जीरो है, तो आपने कहा सर कम से कम 100 रुपए तो मुझे चाहिए खाना खाने के लिए, तो आप पड़ोसी से उधार ले लिए। तो ये जो आपकी सेविंग हो गई ये निगेटिव सेविंग हो गई। निगेटिव सेविंग का मतलब आपको इन फ्यूचर में पेमेंट करना है। निगेटिव सेविंग का मतलब इन फ्यूचर में आपको इसका रिटर्न करना है, इसलिए ये आपकी बचत कहलाती है। अब आपने आज पूरे दिन में कितने रुपए कमा दिए? 100 रुपए कमा दिए। आपने कहा एक काम करते हैं, 100 रुपए चलो हम लोग कंजप्शन कर लेते हैं, 100 रुपए कंजप्शन कर लेते हैं। तो आपका एक मिनट, ये 100 रुपए आप कंजप्शन कर लेते हैं तो आपके पास सेविंग क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर है? आपको डेली कम से कम 100 रुपए तो चाहिए। 100 रुपए से उपभोग आप कभी कम नहीं करोगे, आप भूखे थोड़ा सोओगे। तो आपने पड़ोसी से 100 रुपए लिया, जिस सेविंग कितनी हुई? 100। लेकिन आज आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, कहीं से इनकम मिल गई, आपने काम करके आए, 100 रुपए पाए, तो उस 100 रुपए को आपने कंजप्शन पे खर्च कर दिया और आपकी बचत कितनी हो गई? शून्य हो गई। क्लियर है? अगर आपने आज दूसरे दिन आपको अच्छा और काम मिल गया, 200 रुपए आपने अर्न किया, आप थोड़ा सा कहते हो यार अच्छा आज खाना खा लेते, थोड़ी पनीर चलो खा लेते, तो आपने उपभोग बढ़ा दिया। उपभोग बढ़ा दिया, फिर भी आपके पास बचत पॉजिटिव हो गई। देखिए यहाँ पे धनात्मक बचत है। अब आपके पर्स में 80 रुपए है, ठीक है, 80 रुपए। तो जब आपके पास कंजप्शन के बाद जो पैसा बचता है वो धनात्मक बचत कहलाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है उपभोग पर व्यय उतना उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात पर, ठीक है, प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि हम बढ़ती हुई आय का एक छोटा भाग उपभोग पर खर्च करने लगते हैं। छोटा भाग का मतलब एक गरीब आदमी जब था 100 रुपए तो 100 रुपए पूरा खर्च कर गया, ठीक है। अगर आप वो कह दे आपसे आकर कि मैंने पूरे इनकम को कंज्यूम कर जाता तो आप कहोगे कितना एक खाता है, लेकिन आपने नहीं देखा कि उसकी इनकम बहुत कम है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है उपभोग पर व्यय बढ़ता है लेकिन घटती दर से। उपभोग पर व्यय बढ़ता है लेकिन घटती दर से, और बचते हो हमारी बढ़ती दर से। हमारी बचते बढ़ती है बढ़ती दर से। ये टेक्निकल पॉइंट याद रखना कि जब अर्थव्यवस्था में आय आपकी बढ़ती है, इनकम आपकी बढ़ती है, तो आपका उपभोग बढ़ता है। उपभोग बढ़ता है, नो डाउट उपभोग बढ़ता है एंड सेविंग बढ़ती है, दोनों बढ़ती है, बट उपभोग घटती दर से बढ़ता है। ठीक है, आप कितना अच्छा खाओगे? अमिताभ बच्चन कितने पर डे कितना कमा लेते हैं? क्या सोने के चावल थोड़ा खाएंगे? खाएंगे बहुत चीज के, बासमती 200 रुपए केजी के चावल। लेकिन वो कहते कि नहीं मैं अमिताभ बच्चन हूँ, सोने के चावल खाऊंगा। ठीक, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उपभोग की जो वस्तुएं होती है उनकी एक लिमिटेशन होती है कि इससे ज्यादा महंगी नहीं मिलेगी, तो परिणाम स्वरूप पूरी इनकम आपकी क्या हो जाएगी? वो बच जाएगी। और वो सेविंग, तो सेविंग बढ़ती दर से बढ़ता है और आपका उपभोग आय बढ़ने के साथ घटती दर से बढ़ता है। दैट इज नोटेबल पॉइंट है, ये याद रखना। चलो, अब हमको डिस्कस आज हम कर रहे थे, हमने कंजक्शन तो सुबह कर दिया था आपका डिस्कशन। चलिए अब हम तो सेविंग 3 प्रकार की होती है। पहली आपकी सेविंग होती है ऋणात्मक सेविंग, निगेटिव सेविंग। दूसरी शून्यात्मक सेविंग, ठीक है, उपभोग के साथ कुछ ऐसा नहीं होता है। और तीसरा बढ़ती दर से प्राप्त सेविंग, बढ़ती सेविंग, बढ़ती बचत। तो सेविंग्स 3 प्रकार की होती हैं।
चलिए डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में मैंने इंडिपेंडेंट वाइज सेविंग किसका फलन है, आय का फलन है। आपको मैंने बताया स्वतंत्र चर क्या है, आय, आश्रित चर क्या है, बचत। स्वतंत्र चर को मैंने कहा बोला था, आधार अक्ष पर। चलिए आधार अक्ष ये है, आप आधार अक्ष पर क्या रखोगे, इनकम रख लोगे। ठीक है, इनकम रख लिया। अब देखिए जब मेरी इनकम शून्य थी तो मैंने पड़ोसी से उधार लिया, तो आप माइनस अक्ष, ये माइनस एक्सेस है, ये माइनस है, डिस सेविंग को दिखा रहा, ये ओ से नीचे डिस सेविंग को दिखा रहा, ओ से ऊपर सेविंग को, पॉजिटिव सेविंग को दिखा रहा ना। तो जब आपने पड़ोसी से उधार लिया तो ये डिस सेविंग का पार्ट हो गया, निगेटिव सेविंग का पार्ट हो गया। तो आप देख सकते हो कि जब हमारी इनकम शून्य थी तो मैंने इतना पैसा पड़ोसी से 100 रुपए उधार लेकर के अपने कंजप्शन की क्रिया को संपन्न किया था। अब मैंने आज 100 रुपए कमा लिया, तो मेरी बचत क्या हो गई, शून्य हो गई ना, बचत शून्य। और आज फिर मैंने क्या किया, इनकम ज्यादा मैं कमाने लगा हूं और इनकम मेरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इनकम लगातार मेरी बढ़ती चली जा रही है, तो उसके परिणाम स्वरूप मेरी बचत भी लगातार, देखिए पहले बचत इतनी बढ़ी, अब बचत इतनी बढ़ गई। तो इस प्रकार जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में जब इनकम शून्य होती है, प्रथम स्टेज पे जब इनकम शून्य होती है तो सेविंग डिस सेविंग कहलाती है। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग रहते हैं। जब आपके पास इतनी इनकम होती है, आप एक ठेले वाले को देखिए, इतनी इनकम होती है केवल परिवार का उस दिन का पेट पाल सके, अन्य चीजें क्रिया संपन्न नहीं कर पाता, तो कहते हैं हम बस परिवार चल रहा मेरा, यानी वहां पर बचते आपकी क्या होती है, शून्य होती है। यहाँ पे सेविंग्स आपकी क्या है, जीरो है, और इसके बाद आपकी सेविंग धनात्मक है। तो सेविंग तीन प्रकार की होती है। ऋणात्मक सेविंग, जब आपके पास इतनी इनकम नहीं है कि आप अपने परिवार का पेट पाल सको, मैं यही वर्ड बोलूंगा, पेट पालना। ठीक है, दूसरा केवल इतनी इनकम है रोटी दाल चल सके, कहावत है ना, रोटी दाल चलना, मतलब मेरे पास इतनी इनकम आती, केवल हम कंजप्शन की क्रिया को संपन्न करते हैं, देयर इज नो सेविंग। और मेरे पास इतनी इनकम आने लगी कि अब मैं कुछ उपभोग के बाद बचा लेता हूं, तो उसको कहते हैं धनात्मक सेविंग। ठीक है, तो सेविंग्स तीन प्रकार की होती, याद रखिएगा। और ये आधार अक्ष को कट करके निकलता है ऊपर की ओर, जबकि उपभोग आपने देखा होगा यहां से निकल रहा था, वो लंब अक्ष से निकलता है, और बचत आपकी आधार अक्ष से निकलती है। उपभोग सदैव धनात्मक होता है और बचत आपकी ऋणात्मक, शून्यात्मक और धनात्मक तीनों होती है, ये याद रखना। चलो अब हमारे पास प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि औसत बचत प्रवृत्ति क्या है और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, यानी औसत बचत प्रवृत्ति, आपकी औसत, एवरेज। आप आपसे नहीं फ्रेंड पूछ लेता यार कितना बचा लेते हो, यार मुश्किल से 400 रुपए महीना बचा पाते। जब आप दिल्ली, मुंबई में, सूरत में, गुजरात में काम करने जाओगे, ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ाई करते हैं वो लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एवरेज में इतना बचा लेता हूँ ताकि परिवार को बेच सकूं, यही तो कहते हो। तो एवरेज बचत, आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी यानी औसत उसकी बचाने की क्या होती है, प्रक्रिया, आदत, औसत उसकी बचाने की आदत कितनी है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए टोटल सेविंग से टोटल इनकम को या इनकम को डिवाइड कर दो, आपको टोटल आपका एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। और वहीं पर अगर आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग निकालना चाहते हो, सीमांत बचत की प्रवृत्ति को निकालना चाहते हो, सीमांत का मतलब मैंने बोला था आपकी आय में परिवर्तन हुआ। मान लीजिए आपका वेतन बढ़ जाता, तो बढ़े वेतन से आप कितना बचा पाते हो, वो आपकी सीमांत बचत प्रवृत्ति को दर्शाती है। आपकी आय मान लीजिए 10,000 है, अचानक कंपनी का देती है कि नहीं 12,000 देंगे, तो जो 2,000 इनकम बची बढ़ी, उससे आप कितना बचा लेते हो, उसका रेशियो कहलाएगा आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर है, दोनों आप फार्मूला समझ गए। ये कुल टोटल सेविंग को रिप्रेजेंट करता है टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में। ये बढ़ी, जब आय बढ़ जाती है आपकी, तो बढ़ी आय का बढ़ी बचत के साथ रिलेशनशिप को प्रूव करता है। क्लियर है। और एमपीएस निकालने के लिए हमने बोला वो आप बचत रेखा पर ढाल खींच देना। कहां पर, बचत रेखा पर। बचत रेखा पर अगर आप ढाल खींच देते हो
तो एमपीएस कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर मूल बिंदु से आप मिला देते हो, मूल बिंदु से मिला देते हो, तो जो ये रेखा मिलेगी, जो ढाल मिलेगी, वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए आपको उस पॉइंट को मूल बिंदु से मिलाना पड़ेगा, और सीमांत निकालने के लिए उस पे एक ढाल रेखा या स्पर्श रेखा खींचना होगा। ठीक है, चलो तो एक बार मैं एग्जांपल आपको एक बता देता हूं। ठीक है, मान लीजिए, चलिए मोहन जी को फिर से लेते हैं। मोहन जी के पास इनकम है 100 रुपए आज, इनके पास आज 100 रुपए है। इन्होंने उपभोग करने के बाद इनके पास 20 रुपए बचे हैं, 20 रुपी आज केवल बचे हैं। ये इनकी आज की सेविंग है। इनके पास 100 रुपए थे और आज शाम को पूछा गया कितना पॉकेट में, कह रहे हैं सर मात्र मेरे पास 20 रुपए है। तो मैंने कहा कि मोहन जी आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैंने सेविंग अमाउंट जो था 20 रुपी, उसको टोटल इनकम से डिवाइड कर दिया। टोटल बचत को, कुल बचत को कुल इनकम से डिवाइड कर दो, एस को वाई से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 0.2। मैंने कहा मोहन जी आपकी बचत प्रवृत्ति मात्र 20% है, आप बचत प्रवृत्ति 20% है, अर्थात आपने केवल, ये याद रखना, जब 0.2 आ जाए, कभी 0.2 आ जाए तो उसके आगे दो आप क्या कहते हैं, एक जीरो बढ़ा दिया करिए, आपको वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 0.2 है, हम लोग क्या करते हैं, देख करके बता देते हैं 20% इसकी बचत है, आप कभी भी निकाल लेगा। ठीक है, तो आपकी बचत 20% है, बहुत कम है, आप इसको इंप्रूव करिए। ठीक है, तो इस प्रकार एपीएस की मैंने गणना कर दिया। चलिए एमपीएस की गणना कैसे करते हैं। एमपीएस की गणना करने के लिए मान लीजिए मोहन जी की इनकम, आज वो कहीं पे और काम किए और इनकम बढ़ करके हो जाती है 200। प्रथम इनकम कितनी थी, y1 कितना था, 100। एक मिनट इसको मैं क्लियर करके, ताकि स्पष्ट लिखूं, क्लियर हो जाए। मोहन जी की प्रथम इनकम थी 100 रुपए, उनको नेक्स्ट डे उनकी इनकम बढ़ करके कितनी हो जाती है, 200। प्रथम दिन इनका उपभोग था, बचत थी, सॉरी बचत था 20 रुपी, 20 रुपी था, यानी S1 था 20 रुपी। और आज मोहन जी के पास मैं जब पूछा कि आज आपके पास कितना जेब में पैसा है, तो इन्होंने कहा मेरे पास सर आज 100 रुपए है, यानी कंजप्शन के बाद मैंने आज 100 रुपए। तो मैंने कहा चलिए आपकी इनकम में चेंज हुआ, तो देखिए आपकी बचाने की आदत में कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप बड़ी इनकम का कितना भाग बचा रहे हो, कितना भाग खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस बराबर होता है S2 माइनस S1, यानी तो जो दूसरी बचत है प्रारंभिक बचत को माइनस कर दो। तो दूसरी बचत कितनी है, 100 रुपए, ये देखिए आपका 100 रुपए दूसरी बचत। इससे प्रारंभिक बचत कितनी थी, 20 रुपी को मैंने माइनस कर दिया, तो यानी 80 आ गया। डेल्टा एस का मान कितना आ गया, 80 आ गया। अब y का मान निकालिए, डेल्टा y का मान निकालने के लिए y2 माइनस y1 कर दो, तो y2 कितना है 200 और y1 कितना है 100। तो 200 में से 100 माइनस कर दो, 10 बिकम 100। चलो मान रख देते हैं, डेल्टा एस का मान कितना है, 80 है डेल्टा एस का मान, और डेल्टा y का मान कितना है, 100 है। इसको डिवाइड करेंगे, 0.8 आ गया। हम लोग तुरंत, हमने क्या बताया आपको कि जो भी पॉइंट के आगे नंबर आए उसके आगे एक जीरो लगा दिया करना, यह परसेंटेज है। मोहन जी ने 80% अपनी बढ़ी हुई आय का बचाया, यानी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि बढ़ी इनकम का अधिक भाग वो बचाने लगे। तो अर्थव्यवस्था में जब किसी व्यक्ति की इनकम कम होती है, तो वास्तव में उसकी प्रोपेंसिटी भी बचाने की कम होती है, भाई परिवार के खर्च बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन बढ़ी आय से उन्होंने क्या किया, मोस्टली इनकम को बचा दिया, मतलब कि बहुत अच्छा उनका परसेप्शन था, और वो लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए पैसा कलेक्ट करना प्रारंभ कर दिया। तो हम लोग जब अर्थशास्त्र पे रिसर्च करते हैं, तो इसी तरह प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स लोगों की निकालते हैं, और उसके आधार पर बताते हैं कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में भविष्य में जा रही है। चलो, तो इस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में वृद्धि के कारण, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, आय में वृद्धि के कारण बचत में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। और इसके पूर्व था औसत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति आय तथा बचत के अनुपात को,
यानी इनकम तथा सेविंग के रेशियो को, यानी एस अपॉन वाई जो होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग कहलाएगी। ठीक है, तो अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। क्लियर? चलो एक रेखा चित्र से स्पष्ट कर लेते हैं। ये अभी मैंने बचत रेखा देखी थी, एस इज द फंक्शन ऑफ वाई मैंने देखा था। बचत जो है वो आय पर निर्भर करती है। क्लियर है? ये मैंने बोला जिस सेविंग थी, फिर ये मान लीजिए, अब मान के चलते एक व्यक्ति इसके बाद का बिहेवियर हम लोग स्टडी करते हैं कि बचत 0, उसके बाद की बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता की आय 100 है यहाँ पर, ठीक, यहाँ 100 है, 200, उपभोक्ता की आय 200 है। अब इसको मान लेते हैं y1 है। ठीक है, उपभोक्ता की आय y1 है, उसकी बचत कितनी है, a1 है। इस पॉइंट पर एपीसी कितनी होगी, एपीएस कितनी होगी, एमपीएस कितनी होगी। तो मैंने आपको बोला था कि इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से मिला दोगे, मूल बिंदु से मिला दोगे, तो आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग प्राप्त हो जाएगी। चलो मिला देते हैं। तो मिला देने से तो मुझे एक रेड लाइन प्राप्त हो जाती है, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग प्राप्त हो गई, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। और अगर मैं इस पे एक ढाल रेखा खींच देता हूं, ये ढाल रेखा मैंने स्पर्श रेखा जो लाइन के ऊपर ही जा रहा है, ये क्या कर रहा है, लाएगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है। तो रिजल्ट क्या मिला कि A1 पॉइंट पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग ज्यादा होती है। मोहन जी में देखिए, मोहन जी की औसत बचाने की प्रवृत्ति कम थी, जबकि सीमांत बचत प्रवृत्ति उनकी ज्यादा थी। तो यही रिजल्ट देखिए यहाँ पर भी मिल गया कि लाइफ में हमको अधिकतर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग कम प्राप्त होती है तथा सीमांत ज्यादा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि हमको आदत पड़ जाती कम इनकम पर जीने की, इसलिए बढ़ी हुई आय पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आपने देखा तो वो पूरी इनकम बच जाती है। हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्यों बढ़ाएं भाई, जिससे कम चल रहा है। अगर मेरी इनकम बढ़कर के Y2 हो जाए, इनकम बढ़कर के Y2 हो जाती है, 10 वी कम एट B1 पॉइंट पे मैं आ जाता हूं और मेरी देखिए बचत पहले से बढ़ गई, बचत बढ़ गई पहले से। अब देखिए अगर मैं इस पर एक ब्लैक रेखा से मैंने एपीएस खींची, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग खींची, जो एपीएस2 है, तो देखिए आय बढ़ने के परिणाम स्वरूप ये रेड रेखा जो एपीएस1 थी, इसकी अपेक्षा इसकी ढाल ज्यादा है। यानी जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, हम संतुलन बिंदु B1 पर आते हैं और Y1 से इनकम बढ़कर के Y2 हो जाती है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग बढ़ जाती है। औसत बचत प्रवृत्ति यानी उसकी बचाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी, अगर इसको मार्जिनल को ड्रा करें, इसी के ऊपर ड्रा हो रही है देखिए, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग अभी भी ज्यादा है। बट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग बढ़ी है, लेकिन अभी भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग ज्यादा है। और अगर मेरी इनकम बढ़कर के Y3 हो जाती है, इनकम Y3 हो जाती है, तो मैं कहां पर पहुंच जाता हूं, मैं पहुंच जाता हूं आपका किस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर पहुंच जाता हूं C1 पॉइंट पर। और इस पॉइंट की जब मैं स्टडी करता हूं C1 पॉइंट की, तो यहां पर देखिए ग्रीन रेखा खींच जाती है, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग को दिखाती है कि आपकी बचाने की प्रवृत्ति और बढ़ी है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग आपकी बढ़ी है, यानी आप देखिए इस ग्रीन रेखा का ढाल सबसे ज्यादा है, यानी आपकी बचाने की आदत बढ़ी है। लेकिन मार्जिनल को जब मैं ड्रा करता हूं इसी के ऊपर, तो मार्जिनल को जब ड्रा करता हूं तो इसी के ऊपर ड्रा होता है, तो हम क्या देखते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग अभी भी ज्यादा है। तो हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, किसी व्यक्ति की बचाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती चली जाती है। आपने ये देखा, बचाने की प्रवृत्ति, औसत प्रवृत्ति, बचाने की औसत प्रवृत्ति लगातार बढ़ती चली जाती है। ये जो आपकी रेड रेखा है, इसकी ढाल देख लो, ब्लैक रेखा है डॉटेड, इसकी ढाल देख लो, और ग्रीन रेखा, ये आय बढ़ने के साथ साथ आपकी बचाने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, औसत प्रवृत्ति को। तो देखिए एपीएस1 से एपीएस2 ज्यादा ढाल का है, यानी पहले इनकम आपकी ये थी, तो Y1 इनकम पे आपकी बचाने की प्रवृत्ति रेड लाइन से पता थी, लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ करके Y2 हो जाती है, तो आपकी बचाने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। जब आपकी इनकम Y3 हो जाती है, तो आपकी बचाने की प्रवृत्ति और ज्यादा हो जाती है, तथा सीमांत प्रवृत्ति सदैव समान रहती है। सीमांत बचत प्रवृत्ति देखिए
पूरी लाइन है और लाइन रेखा पर आप देखोगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज इक्वल टू 1 इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इक्वल टू 2 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग 3, तीनों जगह पे बराबर है। तो आप कह सकते हो कि बचत के अंतर्गत सीमांत बचत प्रवृत्ति मोहन जी की सदैव 0.8 रहेगी। बस औसत उपभोग औसत बचत प्रवृत्ति लगातार आय बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाएगी। ये रिजल्ट याद रखना एग्जाम्स में, जहां पर टेक्निकली आपको फंसाते हैं, पूछते हैं। ठीक है, तो आप बताना कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग लगातार स्थिर होती है, लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग से सदैव ज्यादा होती है। देखिए हरदम यहाँ पर इनका ढाल ज्यादा है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, औसत बचत प्रवृत्ति की अपेक्षा सीमांत बचत प्रवृत्ति उपभोग फलन में, सेविंग फलन में सदैव अधिक होती है। यही रिलेशनशिप आपका निकल करके रिजल्ट के रूप में सामने आता है। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग।